मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके जो सेनापति थे, जो उसके गुलाम थे, उनके द्वारा शासन कार्य संभाला गया। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसी के गुलामों में से एक प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको भारतीय राज्य क्षेत्रों का अधिकार प्राप्त हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बाद कई ऐसे इसके अन्य फिर गुलाम हुए, जैसे इल्तुतमिश था, बलबन था। इस तरह से जो ये वंश था, ये करीब 1206 से प्रारंभ होता है और 1290 तक जो ये शासन चलता है, इसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस दिल्ली सल्तनत में जो शासक हुए, इन सब के बारे में जानेंगे। इनकी जो कार्य पद्धति थी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, किस तरह से उसने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चलाई थी। इन सबको आज हम जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जितना भी जो समय था, जो टाइम पीरियड था, उसको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। यहाँ पर इसकी लिंक दी गई है। आज जो हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि आपके MPPSC मेन से संबंधित है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत काल, जो कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तान काल, गुलाम वंश, मामुल्लक वंश, इलवारी वंश, इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है, ये 1206 से 1290 करीब 85 साल तक ये जो शासन है, जो वंश है, ये दिल्ली सल्तनत शासन में रहा। इस वंश जो सल्तनत काल है, गुलाम वंश है, इसको हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो जो 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्कों द्वारा स्थापित प्रथम राज्य को गुलाम वंश का नाम दिया गया, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो देखा जाए, जो मोहम्मद गौरी था, इसके कई अन्य भी गुलाम थे। हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य की जो अधिकार दिया गया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद गौरी है, इसके जो कई दास थे, उनमें से 3 जो दास थे, इनको क्षेत्र बांटे गए थे, जिसमें यल्दौस था, इसको गजनी का राज्य क्षेत्र दिया गया था। कुबाचा को मुल्तान का क्षेत्र दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसको भारतीय राज्य क्षेत्रों का अधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक ये करीब 1206 से 1210 लगभग 4 साल तक ये शासन में था। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना की गई, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। इसने जब ये शासन में आया तो उसने किसी भी तरह का कोई भी इसने उपाधि धारण नहीं की। मतलब जो उस समय पर उपाधियाँ चलती थी, सुल्तान जिसको कहा जाता था, तो ये सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की। ना ही किसी तरह का खुतबा इसने पढ़वाया। मतलब जब शासन में आता था राजा, तब खुतबा पढ़वाए जाते थे। तो इस तरह के इसने कोई भी इस तरह की जो शासक था, जो सुल्तान हुआ करता था, उस तरह की जो पद्धति है, उसने उसको नहीं अपनाया। ये सिर्फ जो उसका पहले से जो ये सिपाही था, तो उस समय पर सिपाही को मलिक और सिपह सालार कहा जाता था। तो ये उसी पदवी से ये खुश था। इसने अपने नाम के ना ही कोई सिक्के चलाए थे। तो इस प्रकार शासक बनने के बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही खुतबा पढ़वाया, ना ही अपने नाम के सिक्के
चलवाए थे। 1208 में इसको दास्ता से मुक्ति मिली और लाहौर को इसने राजधानी बनाया। अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से अगर इनडायरेक्टली भी उस समय पर जो खलीफा होते थे उनका जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो खलीफा थे इनका महत्वपूर्ण रोल था। तो जो ये तुर्क आए थे ये उनकी तरफ से आए थे, मतलब एक तरह से प्रतिनिधि बन के जब भारत में आए थे, ये हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया हुआ है। तो जो 1208 में करीब इसको जो सत्ता एक तरह से दास्ता थी, ये इसको स्वतंत्र रूप से कार्यभार दे दिया गया था। तो 1208 में इसने अपनी जो लाहौर है उसको राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही उदार चरित्र का व्यक्ति था। इसका जो अगर देखा जाए तो ये लाख लाख में दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी, असीम उदारता के कारण इसको लाख बख्श भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज दरबार में हसन निज़ामी, फ़क्र मुदव्विर ऐसे कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। प्रसिद्ध सूफी संत जो उस समय पे हुआ करते थे, संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इनकी याद में इसने ख्वाजा बख्तियार खिलजी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। इसने कुतुब मीनार के अलावा कई अन्य स्थापत्य कला को योगदान दिया, जिसमें कुव्वल उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे भारत इस्लामी पद्धति की निर्मित जो इस्लामी पद्धति में निर्मित मस्जिद है, ये पहली मस्जिद मानी जाती है भारत में। इसी तरह अजमेर शरीफ में उसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। तो इस तरह देखा जाए तो स्थापत्य कला में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान रहा। इस तरह देखा जाए तो जो गुलाम वंश की जो स्थापना की गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जो इसको साम्राज्य मिला था। ज़्यादा समय तक तो ये शासन नहीं कर पाया, 1210 में इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जो इसका शासन था वो इल्तुतमिश ने संभाला था। तो इन 4 सालों में इसने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं तो वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका जो शासनकाल था ये 1211 से 1236 ईस्वी तक माना जाता है। इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के आरंभ में इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो ये दिल्ली सल्तनत के आरंभ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये योग्य, दूरदर्शी और प्रतिभा युक्त शासक था। इसने अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। शासक बनने से पहले ये ग्वालियर और बुलंदशहर का सूबेदार था। देखिए इस तरह की अगर बात करते हैं ना तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं आपके, तो ये क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी अगर देखा जाए तो ये आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स उसमें भी कवर हो जाते हैं। और अगर हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ने के साथ आपका ये होता है कि जो छोटे छोटे ऑप्शन वाले टॉपिक हैं वो भी आपके कवर होते जाते हैं। दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को मुख्यालय बनाया और इल्तुतमिश ने अपने जो शासन इसने जो किया इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया था, 1210 से 1220 तक करीब 10 साल तक इसने क्या किया, विरोधियों का दमन किया। जितने भी उसके शासनकाल में विरोधी हुए उन सबका उसने दमन किया। उसके बाद 1221 से 1229 करीब 8 साल तक इसने मंगोल आक्रमण और उनके खतरों का सामना किया। जो मंगोलों का आक्रमण है वो इनके शासनकाल में लगातार हो ही रहा था, तो उनके जो आक्रमण है उनको रोकने का प्रयास किया। इसके बाद 1229 से 1236 करीब 5 साल तक इसने सत्ता के सुदृढ़ीकरण के मतलब उसको मजबूत करने का प्रयास किया। तो सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए मतलब उसको मजबूत करने के लिए उसने कई प्रयास किए। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो करीब 26 साल के शासन में इल्तुतमिश ने अपने शासन को बनाए रखने का प्रयास किया और विद्रोह इत्यादि होते थे उनका दमन किया। इस प्रकार राजसत्ता पर इल्तुतमिश ने
पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया और आंतरिक स्थिति को मजबूत। तो जो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश ने भारत में जो क्षेत्र था, जो अधिकार था, इसको बनाए रखा, आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। इसी के शासनकाल के समय पर पश्चिम उत्तर सीमा में इस जो स्थितियां थी वो विपरीत हो गई थी। तो चंगेज खान भी इसके समय पर सिंध की ओर बढ़ रहा था। तो 1210 से 1220 के समय की बात करते तो कई ऐसे विरोधियों का उसने दमन किया। 1221 से 1229 के समय पर जो चंगेज खान था वो अपनी विशाल सेना लेकर सिंध की ओर बढ़ रहा था, उसने उनका सामना किया। और इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कि जो आक्रमण था, जो भयंकर संकट था, इसको अपने दूरदर्शिता से निपटाया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो इसकी दूरदर्शिता थी, इसके कारण ही ये हुआ कि मंगोलों से जो राज्य था वो सुरक्षित रहा। इसी तरह जो अगर हम 29 से 36 की बात करते हैं, जो सत्ता को उसने मजबूत करने का जो प्रयास किया, उसने क्या किया था कि जो आंतरिक जो स्थितियां थी, जैसे बंगाल है, राजपूत में जो स्थिति हो रही थी, जो समस्याएं थी, उन सब का फिर निपटान किया। बंगाल में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी। इस तरह से अपनी आंतरिक जो स्थिति थी, राज्य की जो स्थिति, उसको भी मजबूत किया। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो वास्तविक संस्थापक था तुर्क साम्राज्य का, वो कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। करीब 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से उसे अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ, मतलब वो राज्य सत्ता को ग्रहण कर सकता, मतलब स्वतंत्र रूप से शासन कर सकता है। इस तरह से उसको एक अभिषेक पत्र प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत का फिर वास्तव सुल्तान माना जाने लगा। इस प्रकार फिर उसने क्या किया, जो जितने भी विजित प्रदेश थे, मतलब मोहम्मद गौरी के द्वारा जितने भी भारत में जो भी राज्य विजित कर दिए गए थे, उन सब क्षेत्रों को इकट्ठा किया, संगठित किया और दिल्ली सल्तनत को एक केंद्रीकृत शासन के रूप में, एक प्रशासन के रूप में उसने सुदृढ़ किया। तो इस प्रकार से जो राज्य बिखरे हुए थे उनको संगठित किया था और एक तरह से जो वास्तविक जो शक्ति थी वो किस पर ले आया था? केंद्र पर ले आया था, दिल्ली सल्तनत पे लेकर आया था, दिल्ली पर अपना शासन किया था और उसको केंद्रीकृत जो व्यवस्था की बात करते हैं वो उसकी जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश ने। तो इस प्रकार दिल्ली को राजधानी बनाया था, जो राज्य है उसका संगठन किया था, आंतरिक स्थिति को मजबूत किया और जो अपने कार्यकाल है उसमें हमने इसको डिवाइड किया है कि 1210 में उसने क्या क्या किया, 1221 से लेकर 1229 तक मंगोल आक्रमण से सामना किया और उसके बाद जो सत्ता है उसको सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास किया। उसके बाद फिर जो जितने भी राज्य थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सिर्फ क्या किया था कि राज्यों को जीता था, है ना, उसको किसी भी तरह से उसको संगठित करने का प्रयत्न नहीं किया। उसके बाद फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसका भी शासनकाल कुछ समय तक ज़्यादा रहा नहीं, 4 साल तक वो शासन में था, तो इस समय पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इल्तुतमिश ने काफ़ी कुछ प्रयास किए थे प्रशासन के। इसी तरह दिल्ली सल्तनत के निर्माण में अगर देखा जाए तो इसकी जो व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, दिल्ली सल्तनत के निर्माण में इल्तुतमिश का क्या योगदान है, इसको हम जानते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया था, राज्यों को संगठित किया और केंद्रीकृत व्यवस्था की। तो जो जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित क्षेत्र जितने भी उसने क्षेत्रों पर शासन, मतलब जैसा हमने पिछले लेक्चर में देखा था तुर्क आक्रमण में कि मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था तो उसने क्या किया था कि क्षेत्रों पर आक्रमण किया था और जो क्षेत्र जीते थे उनकी कोई ऐसी उचित व्यवस्था नहीं की थी। तो जो उसका ध्यान था वो मध्य एशिया की राजनीति में भी था। तो कुतुबुद्दीन का भी देखा तो हमने 4 साल उसने शासन किया, लेकिन किसी भी तरह से वो इतना जो राज्य थे उनको इकट्ठा या संगठित नहीं कर। चुनौतियां उस समय पर हो रही थी, उनको निपटाने में ही कुतुबुद्दीन ऐबक लगा रहा। इसके बाद जो इल्तुतमिश था, इसको काफ़ी समय मिल गया था। तो शासक बनने के बाद इल्तुतमिश को बिखरा हुआ जो एक राज्य क्षेत्र था, अव्यवस्थित शासन था, अधूरे निर्माण के कई कार्य ऐसे मिल गए थे और 26 साल के शासन में इसने इन सभी कार्य थे इनको पूर्ण। राजत्व सिद्धांत, मुद्रा व्यवस्था, 40 दल का गठन, ये सब व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा राजत्व सिद्धांत, मुद्रा व्यवस्था और 40 दल का गठन
ये व्यवस्था की गई थी। राजत्व सिद्धांत के चलते इल्तुतमिश ने फारसी राजत्व अपनाया था। फारसी राजत्व के चलते उसने जो राजत्व की परंपरा थी उसको अपनाया, कुलीनता पर बल दिया, और यही कारण था कि जो उत्तराधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को, जो उसकी पुत्री थी रजिया, उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। इक्तादारी प्रथा की व्यवस्था की। जो इक्तादारी प्रथा है तो ये एक ऐसी प्रथा है कि इसमें क्या था, जो युद्ध और चुनौती से निपटने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने साम्राज्य को इक्ताओं में विभाजित कर लिया, जिसमें जो कुलीन और योग्य व्यक्ति थे उनको इक्तदार नियुक्त किया और उन्हें सेवा के बदले में इक्ता दी जाती थी। मतलब जो भी व्यक्ति थे उनको उस क्षेत्र का एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में दी जाती थी। इस व्यवस्था में सामंतवाद का अंत हुआ और केंद्रीकृत व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। तो एक तरह से क्षेत्रवाद ना होकर ये सब लोगों को एक तरह से, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रभार दिए जाते थे वो दिए जाते थे। तो इस तरह से जो इक्तादारी प्रथा है उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसी तरह मुद्रा व्यवस्था में चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ऐसे कई सिक्के ढलवाए। तो इल्तुतमिश ने अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की, नई मुद्रा व्यवस्था लागू की थी। तांबे के सिक्कों के क्या कहा जाता था उस समय पर? जीतल कहा जाता था, और चांदी के जो सिक्के थे उनको टंका कहा जाता था, जिस पर अरबी लिपि में इल्तुतमिश का नाम अंकित था। मतलब इल्तुतमिश ने अपने सिक्के चलवाए थे। इन सिक्कों का प्रयोग किसमें होता था? व्यापार इत्यादि में इनका प्रयोग होता था। तो इससे होता क्या था कि जो भारत के साथ तुर्कों की सत्ता को और मजबूती मिलने लगी, क्योंकि उनके सिक्के भी चलने लगे थे जो कि व्यापार इत्यादि में कार्य किए जाते थे। तो इस तरह से मुद्रा व्यवस्था लागू करके उसने अपनी स्थिति, तुर्कों की स्थिति और मजबूत कर ली थी। इसी तरह मध्य एशिया में कई ऐसे कलाकार, विद्वान और शिल्पी को उसने आश्रय दिया हुआ था। और अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश खुद भी एक कुशल सेनानायक था। योग्य प्रशासक होने के साथ साथ वह कला और संस्कृति का भी प्रेमी था। दिल्ली को उसने सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित कर दिया था। उसके दरबार में भी कई शिल्पी, इतिहासकार होते थे, जिनमें से एक था मिनहाज उस सिराज। इसने तबकाते नासरी की रचना। तो जो ये रचना थी ये क्या कहलाती थी? ये सल्तनत कालिक आरंभिक इतिहास को बताती। ये सब जो अगर हम पुस्तकों की बात करते हैं तो इसका मैंने एक अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है। जिनने क्लास ली उनको ये लेक्चर मिल गया होगा, और उसके नोट्स भी जो PDF है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो ये जो जितने भी सल्तनत कालीन और मुगल कालीन की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन, इस पर जितने भी लेखक हुए हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में क्या क्या विवरण है, इन सब का मैंने एक पर्टिकुलर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपको अगर देखा जाए तो मेंस में भी 3-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हेल्प करेगा। और प्रीलिम्स में तो इस तरह से क्वेश्चन आते ही हैं। जिनने दिया होगा तो उनको पता होगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का तो उनके लिए भी स्पेशल हम लोग ने बैच भी स्टार्ट किया है। अगर आप क्योंकि ये जो बैच है सिर्फ 699 में एक बैच रखा हुआ है, सिर्फ 699 में, कोई अतिरिक्त उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और ये जो ऑफर ये भी 25 नवंबर तक ही है। तो इसमें क्या है कि जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं, मतलब ये जो बैच शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद 20 जो प्रीलिम्स के एग्जाम है तब तक ये बैच चलता रहेगा। और उसमें आपके MCQs भी रहेंगे और टॉपिक के लेक्चर्स भी रहेंगे, CSET, मतलब ओवरऑल जो पैकेज है वो पूरा 699 में है। ये हमने इसका भी एक जो कुछ बच्चे थे प्रीलिम्स के लिए बोल रहे थे उनके लिए बैच भी स्टार्ट किया हुआ है। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने अगर पहले दिया हुआ तो आप लोग को ये आइडिया होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जो क्लास ले रहे हो आप लोगों के लिए फ्री रहे, ठीक है। तो जो ये अगर मैं बात करूं तो फिर ये जो इतिहासकारों की बात है तो इसको भी इन्होंने आश्रय
दिया हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य किए थे, वो निर्माण कार्य जो अधूरे रह गए थे, उनको किसने पूरा किया था? उसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो ऐबक द्वारा दिल्ली में जो निर्माण कार्य रह गए थे, जैसे कुतुब मीनार की अगर हम बात करते हैं, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। तो इसी प्रकार कई ऐसे अन्य इमारतें हैं जो कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। उसके साथ ही भारत में मकबरा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश का मकबरा, शमसी मकबरा जैसे कई जो इमारतों की अगर बात करते हैं, तो वो दर्शनीय स्थल रही हैं। तो मकबरों का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। तो इस प्रकार निर्माण कार्य के साथ ही इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत प्रशासन व्यवस्था के कई उचित निर्णय लिए, कई ऐसी नीतियां बनाई जो कि दिल्ली सल्तनत के स्थापना में महत्वपूर्ण साबित हुई। परंतु जो उसकी कुछ ऐसी नीतियां थीं जो कि उसके बाद उसके ही वंश के नाश का कारण बनी, इसको हम जानेंगे कि कई ऐसी नीति थी, जैसे कि अगर हम 40 दल का गठन की बात अगर करते तो वो किस तरह से बाद में फिर हावी हो रहा था, इस सब को हम आगे जानेंगे। तो जो उसकी कुछ नीतियां थी, तो वो उसके ही आगे चलकर वंश के लिए हानिकारक साबित हो रही। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो करीब 26 साल के शासन काल में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया था, केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था की थी, प्रशासन व्यवस्था के लिए कई ऐसे निर्णय लिए हुए थे जो उस समय के लिए को सही महत्वपूर्ण लग रहे थे। वैसे कुछ उसने निर्णय लिए थे। जो निर्माण कार्य अधूरा रह गया था, उनको पूर्ण किया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो इल्तुतमिश था, इसने प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार हमने इल्तुतमिश के बारे में जाना। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो मैंने बताया कि जो उसके उत्तराधिकारी घोषणा इल्तुतमिश ने पहले ही कर दी थी, जो कि उसकी पुत्री रजिया थी। इल्तुतमिश ने सामान्य प्रथा को त्याग कर ईरानी परंपरा के अनुसार अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। रजिया सुल्तान, जो कि 1236 में दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान बनी। भारत की प्रथम महिला सुल्तान को किसे माना जाता है? रजिया सुल्तान को माना जाता है। इसका जो शासनकाल था, ये 1236 से 1240, लगभग 4 साल तक ये शासन में रही। सबसे पहले रजिया सुल्तान ने क्या किया? जो उसके विद्रोही थे, उनका दमन किया और प्रदा प्रथा का त्याग किया। रजिया जब रजिया बनी थी, तो कई ऐसे अमीर थे जो जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने कराई हुई थी। 40 जो अमीर दलों का गठन था, ये अमीर दल रजिया के सुल्तान बनने से उतने खुश नहीं थे। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो मतलब पुरुषों के होते हुए एक महिला शासन करे, ये उनको एक तरह से उनकी जो अहम है, उसको वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा था। तो कुछ ऐसे लोग भी थे संकीर्ण मानसिकता के, जो रजिया के सुल्तान बनने पर खुश नहीं थे। तो इस प्रकार के जो विद्रोही थे, उनका रजिया ने दमन किया। जो पर्दा प्रथा थी, महिलाओं के लिए जो पर्दा प्रथा उस समय पर चलती थी, उसका त्याग किया और पुरुषों की तरह वो कूबा और कुलाह, मतलब जो कूबा एक तरह से एक लबादा होता था, कोट जिसको बोलते हैं, कोट पहनकर और टोपी लगाकर वो दरबार में आने लगी थी। जो शासन का जो भी कार्य था, वो स्वयं देख। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो रजिया एक महान सुल्तान थी। सबसे पहले, माफ कीजिएगा, ये डबल बार यहाँ पर टाइप हो गया है, इसको मैं सुधार दूंगी। तो शासन का जो कार्य था वो स्वयं देखती थी। रजिया ने अपने हिसाब से एकताओं में परिवर्तन किया। तो अभी तक जो अधिकारी इत्यादि थे, जो एकता प्रणाली जिसकी मैं बात करती हूँ ना, प्रभारी जो हुआ करते थे, तो एकताओं में परिवर्तन किया करके अधिकारियों को नियुक्त किया। ठीक है। इस क्रम में एतगीन जो था, उसको बंदायूं का इक्तदार और फिर अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अल्तूनिया, जो कि सरहिंद का इक्तदार था, जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। फिर करीब 1240 में अल्तूनिया था, जो कि सरहिंद का सूबेदार था, इक्तदार जिसको हम बोलते हैं, इस सूबेदार ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद ही उसने जो उसका भाई था, रजिया सुल्तान का जो भाई था बहराम शाह, इसको सुल्तान बना दिया। हालांकि
फिर से रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह करने के बाद फिर से दिल्ली सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन बहराम शाह ने उसे फिर से पराजित कर दिया और करीब 1240 में डाकुओं ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था ये अत्यंत अल्प था, मतलब 4 साल का इसका शासनकाल था। लेकिन इस शासनकाल में ये जो रजिया सुल्तान थी, सबसे इल्तुतमिश के जितने उत्तराधिकारी थे उनमें सबसे अधिक योग्य उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान हुई थी। ये एक ऐसी सुल्तान थी जिसको जनता का सपोर्ट प्राप्त था, मतलब जो जनता थी वो इसको पसंद करती थी। तो इस प्रकार से 1236 में से लेकर 1240 लगभग 4 साल तक ये जो दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान, ये शासन में रही। इसके बाद बहराम शाह शासन में आया, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था। ये करीब 1240 से 1242 2 साल तक ये शासन में रहा। 21 अप्रैल 1240 को इसे सुल्तान बनाया गया। दिल्ली के विद्रोही अमीरों ने षड्यंत्र करके इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को 21 अप्रैल 1240 को सुल्तान बनाया। इसको शर्त के आधार पर सुल्तान बनाया गया था, मतलब जो अमीर थे, है ना, उन्होंने जब इसको सुल्तान बनाया था तो उसके सामने शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि जो भी शक्ति और सत्ता होगी उसके 3 दावेदार होंगे। ठीक है, वो दावेदार कौन से होंगे? एक खुद सुल्तान होगा, एक नायब होगा और वजीर होगा। सुल्तान सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन जो असली अगर हम बात करते हैं सत्ता या शक्ति है, वो किसके पास थी? वो नायब के पास थी। ठीक है, इस प्रकार सल्तनत की शक्ति को संरक्षित करने के लिए तुर्क अमीरों ने एक नया पद निकाला जिसको नायब ए मुमलकत, क्या कहते थे? नायब ए मुमलकत, जिसको नायब ए मुमलकत कहा गया, की स्थापना की। इस प्रकार ये एक प्रकार का क्या था? संरक्षक पद था। ठीक है, तो सत्ता के 3 दावेदार थे, सुल्तान, नायब और वजीर, और एक नया पद कौन सा था? नायब ए मुमलकत। तो इस प्रकार वास्तविक शक्ति के जो ये 3 दावेदार थे, ठीक है, अब जो ये नायब थे, इनने पहले ही तय कर लिया था कि ये 3, तो इस प्रकार देखा जाए तो अब जो शक्ति थी वो 3 लोगों में बटी हुई थी। ये शासनकाल जो था ये करीब 2 साल तक बहराम शाह इनके संरक्षण में और इस तरह से शासन में रहा। बहराम शाह के शासनकाल में ही सल्तनत में प्रथम बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। करीब 1241 में मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ था। इससे पहले इल्तुतमिश जो था उस समय पे भी मंगोल जो चंगेज खां उसका आक्रमण हुआ था, लेकिन उसको अपनी दूरदर्शिता के आधार पर उसने जो इल्तुतमिश था उसने रोक के रखा हुआ था। तो मंगोलों के तैर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। उसका प्रथम आक्रमण जो था मुगलों का वो कहाँ, माफ कीजिएगा, मंगोलों का वो आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। करीब 1242 में दिल्ली की एक विद्रोही सेना ने बहराम शाह को बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो 2 साल का जो शासनकाल था ये बहराम शाह का था और इस प्रकार ये शासन में रहा। और जो शासन का एक नया पद था नायब ए मुमलकत, उसकी स्थापना इसके शासनकाल में हुई थी, जो कि तुर्क अमीरों के द्वारा की गई थी। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह शासन में आया। इसका जो शासनकाल था ये 1242 से 1246 करीब 4 साल ये शासन में रहा। ये भी इस शर्त पे सुल्तान बनाया गया कि वह शक्ति का प्रयोग नायब के नियंत्रण में करेगा। ठीक है, अभी हमने जब बहराम शाह की बात की तो अमीरों ने क्या किया था? नए पद का निर्माण कर दिया था। अब जो ये नया पद था ये किसको शक्ति मिली थी? नायब को। तो इसको भी इस शर्त पे सुल्तान बनाया गया कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग किसके नियंत्रण में करेगा? नायब के नियंत्रण में अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो वो स्वयं को शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। सत्ता और शक्ति 40 अमीरों, जिनको तुर्कान ए चहलगामी कहा जाता था, इनकी स्थापना किसने की थी?
इल्तुतमिश ने की थी। तो सत्ता और शक्ति अब किसके हाथों में आ गई थी? ये 40 तुर्कान ए चहलगामी के हाथों पे ये शासन, ये सत्ता थी। इन्हीं में से एक जो शासन पद था वो था अमीर हाजिब। बलबन जो था इन्हीं 40 अमीर तुर्कान चहलगामियों में से एक था, जो कि अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ था। तो जो ये पद अमीर हाजिब था, ये वजीर का पद हुआ करता था। 1246 में महमूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया। ठीक है, अभी तक अब जो शासनकाल जो चल रहा था ना, ये अमीरों के हिसाब से चल रहा था। मतलब जो ये बैठते थे सत्ता में, यही नियंत्रित करते थे कि कौन अब शासन में आएगा, किसको हटाना है। ये इनके ही नियंत्रण पर शासन चल रहा था। तो 1246 में अलाउद्दीन महमूद शाह को हटा दिया गया और उसकी जगह पे महमूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद शाह को शासक बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद जो कि 1246 में शासन में आया और करीब 1265 तक ये शासन में रहे। नासिरुद्दीन महमूद जो कि शमसी वंश का अंतिम शासक था, ये संत स्वभाव का था और अपने शासनकाल से पूर्व ये क्या था? हकीम था। इसके साथ ही इसको कुरान की नकल करने का भी शौक था। ये अपने खाली समय में कुरान की नकल करना इसकी आदत थी। मिनहाज उस सिराज, अगर हम इसकी बात करते हो तो ये इल्तुतमिश के शासन में भी था। इसने तबकात ए नासिरी की रचना की, एक किताब लिखी तबकात ए नासिरी, जो कि नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित थी। उसने मिनहाज उस सिराज जो था, उसने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। उसके बारे में उसने तबकात ए नासिरी में लिखा हुआ है, ये उसको पूरी तरह से समर्पित है। इस तरह से अगर देखा जाए तो नासिरुद्दीन नाम मात्र का शासक था। इसने अपनी जो पूरी शक्ति है, जो अपनी सत्ता है, शक्ति है, वो उसको किसको दे के रखी हुई थी? वो नायब को दे के रखी थी, जो कि इसके शासनकाल में जो बलबन था वो नायब बन गया था। और इस जो नासिरुद्दीन अहमद है, माफ़ कीजिएगा, नासिरुद्दीन महमूद है, इसने अपनी जो शक्ति थी वो बलबन को सौंप दी थी। तो एक तरह से देखा जाए तो जो शक्ति और नियंत्रण थे वो बलबन के हाथों में थे। वो नायब के रूप में प्रशासन संभाल रहा था। 1265 में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई और बलबन ने उसकी मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। क्योंकि नसीरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह से अगर देखा जाए तो शमसी वंश का जो शासक अंतिम था वो कौन था? नसीरुद्दीन अहमद। इसके बाद हम जानेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। गयासुद्दीन बलबन जो कि 1265 में शासन में आया और करीब 1286 लगभग 20 साल तक ये शासन में रहा। इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। ठीक, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये भी तुर्क जाति का था, इलबारिक तुर्क जाति का था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कि सुल्तान न होकर सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। 20 साल तक ये नायब के पद में उसने प्रशासन का कार्य संभाला था और 20 साल तक ये सल्तनत में एक शासक के रूप में पदस्थ था। तो लगभग इसको 40 साल जो दिल्ली सल्तनत को संभाला था, इसने करीब 40 साल तक दिल्ली सल्तनत को संभाला हुआ था। सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के उद्देश्य से इसने राजत्व सिद्धांतों की स्थापना की। एक राजत्व सिद्धांत जिसके हमने इल्तुतमिश के समय पर बात की थी, लेकिन जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था ये कुछ हटके था। इसमें फिर से जो राजा की शक्ति है, जो शासक की शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए उसने राजत्व सिद्धांतों की स्थापना की। इसको हम जानेंगे। 1265 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था और वह खुद भी 40 दल का सदस्य रह चुका था। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था ये ईरान के फारसी तत्वों से लिया गया था। तो जो भी इसमें सिद्धांत लिया गया, ये किस पर आधारित है? ये एक दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब जो राजा है वो किसके प्रतिनिधि है? वो अल्लाह का प्रतिनिधि इसमें माना गया है। इसको हम जानेंगे। इसके अंतर्गत सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि माना गया, ऐसा बलबन ने अपने सिद्धांतों में बताया है। सुल्तान
अल्लाह का प्रतिनिधि है, उसके निर्देशानुसार शासन करता है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। ये सीधा सीधा उसका लिखा हुआ कथन है, जो उसने सीधा सीधा ये एक संदेश दिया हुआ था अपने सिद्धांत में कि सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा किससे मिलती है? ईश्वर से मिलती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बलबन था, इसने राजा के जो पद है उसको क्या मान लिया? अल्लाह का प्रतिनिधि मान लिया। मतलब उसने सीधे सीधे धर्म के रूप को आधार बनाया। ठीक है। उसके बाद सिजदा और पायबोस जैसी ईरानी प्रथाओं की शुरुआत की। सिजदा जिसका मतलब होता है घुटने टेक कर सर झुकाना। ठीक है। जिसको जैसे नमाज अदा करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो वैसे सिजदा की प्रथा का और पायबोस मतलब हाथों को चूमने वाली जो प्रथा थी उसका आरंभ किया था बलबन ने। बलबन की अगर हम बात करते हैं तो उसको क्रूर और रक्त पिपासु कहा जाता था। शक्ति स्थापित करने के लिए इसने रक्त और लौह नीति का भी पालन किया था। इस तरह से देखा जाए तो बलबन खुद भी अनुशासित था। इसने अपने जो दरबार है वहाँ पर कठोर अनुशासन रखा हुआ था। वो ना खुद हंसता था और ना ही उसको लोगों को भी इसने हंसने की छूट दी हुई थी। तो वो केवल वजीर से ही वार्तालाप करता था। मतलब अपने आप को उसने बहुत ही कठोर और जिस तरह से बोला जाए क्रूर बनाया हुआ था, जिससे लोग उससे भयभीत होते रहे। तो इस प्रकार सुल्तान ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए खुद को ऐसा बनाया। उसने फिर क्या किया? 40 दल को भंग किया। ये 40 दल जो कि उस समय पर इल्तुतमिश के समय बनाए गए थे, इन दल को उसने भंग किया, जिसका वो स्वयं भी एक समय पर सदस्य रहा। नायब पद को इसने समाप्त कर दिया था। वजीर के अधिकारों को सीमित कर दिया था। इसने अपने शासन में आने के बाद ये कार्य किए थे। इसके बाद इसके कई ऐसे और भी अन्य कार्य थे। बलबन के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उसमें उसने विद्रोह तथा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए केंद्रीकृत विशाल सेना का गठन किया। ठीक है। इस सेना को क्या कहा जाता था? इस सेना को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज के नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की, जो कि विद्रोह, राजा से कोई अगर विद्रोह करता है या कोई बाह्य विद्रोह है उसको रोकने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उसने केंद्र में ही एक शक्तिशाली सैन्य संस्था का गठन किया, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता था दीवान ए अर्ज। सशक्त गुप्तचर विभाग जो बलबन था उसने लोगों पर निगरानी रखने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। ये गुप्तचर जनता के बीच में, राज दरबार में, बाहर राज्य से बाहर जाते थे और जो भी सूचनाएं थी वो आकर बताएं। इस तरह से सशक्त गुप्तचर का इस विभाग स्थापित किया था। कानून की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया था उसने। जो दिल्ली के चारों तरफ जंगल थे उसको साफ करवाया था। आवागमन के लिए सड़कें बनवाई थी। कई पुलिस चौकियों की स्थापना की थी। कानून व्यवस्था को उसने सुदृढ़ बनाया हुआ था। कुछ ऐसे नियम थे, कठोर दंडों की प्रावधान किए हुए थे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था थी उसने बनाई हुई थी। मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा करने के लिए उत्तर पश्चिम में दुर्ग श्रृंखला का निर्माण करवाया था। जो मंगोलों के आक्रमण चलते आ रहे थे इल्तुतमिश के समय से, तो जो इल्तुतमिश के समय से जो आक्रमण चलते आ रहे थे, लगातार होते जा रहे थे, इन आक्रमणों से राज्य की रक्षा करने के लिए उसने एक दुर्ग श्रृंखला का भी निर्माण किया था। यहाँ पर अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को वहाँ का शासन सौंपा था। और जिसमें क्या हुआ था कि एक प्रबल जो मंगोल आक्रमण हुआ था उसमें उसका पुत्र मारा गया था। हालांकि वो फिर जो मंगोल आक्रमण था वो आगे फिर बढ़ भी नहीं पाया था। बलबन ने आंतरिक प्रशासन एवं केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की, उसको सुदृढ़ किया। शक्ति स्थापित करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इस प्रकार देखा जाए तो बलबन ने अपने शासन में कार्य किए थे। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विद्वान अमीर खुसरो, हमीर हसन जैसे कई
इतिहासकार रहे हैं। अमीर खुसरो के बारे में भी हमने एक पूरा जो जब हमने पुस्तक और लेखकों की बात की उसमें जितनी उसने पुस्तक लिखी हुई हैं उन सब का वर्णन दिया हुआ है। मैंने एक पूरा एक लेक्चर तैयार किया है, आप उसको सुन लेना। तो एक दो बार अगर आप सुन लोगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने जाना बलबन के कार्य के बारे में। आगे हम तो इस प्रकार बलबन ने करीब 20 साल तक शासन किया था और जो ये इसका शासन काल था इसमें इसने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को और स्थायी बनाया था, शक्ति स्थापित करने के रक्त और लौह की नीति का पालन किया था, 40 दल का दमन किया था। अब जो राजा की उस समय प्रतिष्ठा और पद को उसको फिर से उसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा बलबन का। बलबन की 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो शासन में आया वो था कैकूबाद। ये करीब 1287 से लेकर 1290 तक शासन कार्य में रहा। ये देखा जाए तो बलबन ने मृत्यु से पूर्व ही अपने पौत्र कै खुसरो मतलब जो मोहम्मद का पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु जो उसके शासन में कोतवाल मोहम्मद था उसने षड्यंत्र करके कैकूबाद को सुल्तान बनाया था, जो कि बुगड़ा खां का पुत्र था। कैकूबाद ये एक अत्यंत विलासी कामुक व्यक्ति था, मतलब एक तरह से अयोग्य था, चरित्रहीन व्यक्ति था, जिससे क्या हुआ था, जिससे के परिणाम स्वरूप प्रशासन में अराजकता फैल गई। राज दरबार में फिर से षड्यंत्र होने लगे और मात्र 3 वर्षों में ही जो बलबन द्वारा व्यवस्थाएं बनाई गई थी उनका दमन होना शुरू हो गया। सुल्तान की पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, जो कि बलबन के द्वारा अभी तक बनाई गई थी, वो सब धीरे धीरे नष्ट इन 3 सालों में हो गई। अमीरों के समूह का एक नेता था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने कैकूबाद की हत्या कर दी और जो उसका पुत्र था कैकूबाद का करीब 3 माह का इसका पुत्र था कैमर्स, इसको अपने संरक्षण में ले लिया और उसको सुल्तान घोषित कर दिया। और 3 माह बाद करीब 1290 में उसके पुत्र मतलब 3 माह का जो पुत्र था उसके भी हत्या कर दी और खिलजी वंश की नींव रख दी। खुद को उसने बाद में सुल्तान घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से कयामर्स जो उसका कैकूबाद का पुत्र था उसकी हत्या के बाद गुलाम वंश का अंत हो गया। तो इस प्रकार आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकूबाद तक जो शासन था उसको हमने जाना। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? खिलजी वंश की। तो आज के लेक्चर में हमने गुलाम वंश के बारे में जाना था, इसमें जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में जाना। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश उसके बारे में जाना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्री के को लेकर MPPSC 2020 की प्री में भी जो अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें भी कुछ अपडेशन के साथ हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं। उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को जो पहली बार प्री दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये बैच। लेकिन हमने जो चार्ज रखा है सिर्फ 1 टाइम चार्ज है, वो है 699 प्रीलिम्स के लिए है, जिसमें हम MCQs, लेक्चर, आपको करंट अफेयर्स, आप जैसे काफ़ी सारे जो भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो भी है, एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से आपका क्रैश कोर्स है जो कि 699 में आपको मिल रहा है एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो 25 नवंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी। इसके बीच में जितने भी अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट आते हैं जो पहले आते हैं उनको 699 की फ़ीस है, उसके बाद हमने उसकी 999 फ़ीस रखी हुई है। तो आप भी अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप उनको बता सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम खिलजी वंश के बारे में जानेंगे, उनके जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके बारे में हम जानेंगे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।